मैं भागकर दरवाजे पर खड़ी सास के गले जा लगी और खूब रोई। सास ने इतना ही कहा, मेरे बेटे की खुशी में ही सारे घर की खुशी है। हाँ, एक बात का ख्याल रखना, सुबीर बेहद जिद्दी है। उसे प्यार से ही जीता जा सकता है और किसी चीज़ से नहीं। और यह कहकर उन्होंने जबरन मुझे अपने कंधे से अलग कर दिया। मैं कंधे से अलग होकर कुछ निश्चय करती हुई गुसल खाने में जाकर हाथ मुंह धो आई। सुबीर जूतों समेत ही सोए थे। उनके जूते मोजे खोले, टाई की गांठ खोली और चादर डालकर चुपचाप बिस्तर पर आकर न जाने कब सो गई। सुबह उठी तो सुबीर लगभग तैयार ही थे। मैं यंत्रवत उनके बचे हुए काम करती रही और उनके चलते समय बोली, शाम को वक्त पर घर आ जाना। सुनकर सुबीर मुझे कुछ देर देखते रहे, फिर चले गए। उनके जाने के बाद मुझे लगा कि मेरे कहने का ढंग प्रार्थना वाला न होकर आदेश वाला था और सुबीर वास्तव में ही शाम को वक्त पर नहीं लौटे। इंतजार करते करते मुझे लगने लगा कि ऊंची ऊंची दीवारों के बीच मैं कैद हूँ और ये दीवारें बेहद सक्रिय हो होकर मुझे दबा देंगी। सुबीर पिछले दिन से भी ज़्यादा देर से लौटे, पीकर रात के 10 बजे, और पिछले दिन की ही तरह बिस्तर पर जूतों समेत सो गए। मन किस कदर बिखर गया था तब। मैं माफ़ी मांगने के कितने कितने शब्द जाल दिन भर बुनती रहती और सुबीर थे कि बात भी करना पसंद नहीं कर रहे थे। मैं क्लास में भी ढंग से पढ़ा नहीं सकी और बेमतलब में एक दो स्टूडेंट्स को डांट दिया। मैं सोचा करती, यदि उस लड़की को उसके चले जाने के कारण वे पहले नहीं पा सके तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। ऊपर से शराब पीकर और नज़ारे पेश कर रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि अभी भी उसी को चाहते हैं और यदि मैं चली जाऊं तो उसी को लाकर अपनी भूल का प्रायश्चित करेंगे। अचानक लगने लगा कि हमारा संबंध बहुत उथला है और इन चुकते जाते संबंधों को जोड़ने के लिए स्वयं को टुकड़ों में बांटने की आवश्यकता नहीं। सुबीर के रवैये ने मुझे निरपेक्ष बने रहने के लिए मजबूर कर दिया। मन के उसी कोने ने फिर कहा, यदि उस लड़की को ये भुलाना ही चाहते तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार कदापि न करते। और फिर क्या पता फैक्ट्री के बाद का तमाम समय कहाँ बिताते हैं। मन की रिक्तता ने मेरी अजीब दशा कर दी थी। दिन भर मेरी जबान पर ताला जड़ा रहता और मन ही मन मेरे और सुबीर के बीच की खाई चौड़ी होती रहती। इसी तरह करते करते 8 दिन निकल गए। अनिश्चय के झूले में उलझती मैं निश्चय नहीं कर पाई कि मुझे क्या करना चाहिए कि तभी एक और घटना घट गई। दिवाली पास आ रही थी। शायद 9-10 दिन थे दिवाली में। मेरा जी चाह रहा था कि सुबीर पहले जैसे हो जाएं और हम फिर से नई उमंग के साथ अपनी शादी की पहली सालगिरह से पहले उमंग भरी पहली दिवाली मनाएं। मैं मन ही मन उस दिन निश्चय कर रही थी कि यदि सुबीर वक्त पर घर आ जाएं तो मैं अब तक के अपने व्यवहार की माफ़ी मांग लूँगी। यही सब सोचते हुए खिड़की के पास बैठकर सुबीर का इंतजार करने लगी। तभी आशा के विपरीत सुबीर मुझे वक्त पर आते दिखाई दिए। किंतु यह क्या, सुबीर अकेले नहीं थे, साथ में सविता भी थी, वही सुंदर दबंग युवती जिसने मेरी सारी दुनिया उखाड़ कर रख दी थी। मैं उसे देखकर अंदर ही अंदर सुलगने लगी। मुझे निश्चय हो गया कि सुबीर रोज इसी के साथ रंग रंगलियां मनाते हैं। इस वक्त भी दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। तभी उन दोनों ने मुझे देख लिया। मैं बिना कुछ कहे उन्हें अजीब खा जाने वाली नज़रों से देखकर उठ गई और बिस्तर पर आकर बिलख बिलख कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद सुबीर कमरे में आए, पर अकेले ही। वह लड़की उनके साथ नहीं थी। सुबीर ने कहा, सविता तुमसे कुछ कहने आई है। बस इसके बाद और कुछ नहीं कहा उन्होंने। 8 दिन बाद हमारी बातचीत हुई थी, वह भी इतनी छोटी, और वह भी सविता के बारे में। मन में तो आया कि खूब खरी खोटी सुनाऊं, पर न जाने क्या सोचकर चुप रह गई। सुबीर ने यह नहीं बताया कि वह क्या कहने आई है। मुझे लगा यही कहने आई होगी कि मैं उन दोनों के रास्ते से हट जाऊं, तलाक ले लूं, ताकि वे आपस में शादी कर सकें। यही सब सोच सोच कर मैं अंदर ही अंदर कुढ़ती चलती रही। क्षमा याचना के सारे फंदे यत्न से समेटने पर भी जिद की सिलाई से निकल ही गए। मैंने आंख उठाकर देखा तो सुबीर बिल्कुल स्वस्थ नजर आ रहे थे, ताजे से मानो कुछ हुआ ही न हो। फिर यह कहकर कि बाकी बातें रात में बताऊंगा, सुबीर कमरे से बाहर चले गए। वह शाम मैंने बहुत कठिनाई से बिताई थी,
लगा था उस अप्रिय बात को रात को कैसे सुन पाऊंगी। रात के खाने के वक्त भी मुझे लगा कि सुबीर कुछ कहना चाहते हैं, पर मन इस कदर भन्नाया हुआ था कि मैंने उन्हें बात करने का मौका ही नहीं दिया। वे रोज पहले सो जाते थे। उस दिन मैं उनके कमरे में आने से पहले ही आकर सोने का बहाना बनाकर लेट गई। मुझे लगा था इस कड़वी विषैली अप्रिय बात को जितनी देर न सुनूं उतना ही अच्छा है, मगर मुझे सचमुच सोई हुई समझकर सुबीर भी लेट गए। थोड़ी देर बाद सुबीर के खर्राटे सुनाई देने लगे। उनके खर्राटों के साथ साथ मेरा गुस्सा भी बढ़ने लगा। अचानक मैंने निश्चय कर लिया कि मैं सुबीर के जीवन से निकल जाऊंगी। जब वह लड़की भी सुबीर को चाहती है तो बिना प्यार के इस घर में टिकना फिजूल है। दाम्पत्य संबंधों को जोड़ने वाली रेखा ही जब टूट गई तो रहने से क्या फ़ायदा। सुबह होने को थी तब कहीं जाकर मैं सो पाई थी। उठी तो सुबीर फैक्ट्री जा चुके थे। मेरा मायका और ससुराल एक ही शहर में थे, पर सुबीर के प्यार से बंधी मैं शादी के बाद 3-4 घंटों से ज़्यादा मायके में कभी नहीं बिता पाई थी। पर अब अचानक झटके से उस कच्ची डोरी को तोड़ सुबीर के घर आने से पहले ही सास को यह कहकर कि मैं मायके जा रही हूँ, उनसे कह दीजिएगा कि अब वे जो चाहें कर सकते हैं, मैं अपने माँ बाप के घर चल दी। यह सोचकर कि मैं सदैव के लिए ससुराल छोड़कर आ गई हूँ। घर वालों ने मुझे लौट जाने को समझाया था, स्वयं चलकर छोड़ आने को भी कहा था, किंतु मैं दोबारा सुबीर के पास जाने को तैयार नहीं हुई। मैंने घर वालों को और भी नमक मिर्च लगाकर सुबीर पर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए कि वे भी चुप बैठ गए। किंतु कुछ दिनों बाद ही मुझे लगने लगा कि सुबीर के साथ बिताए क्षण मुझे पागल बना देंगे। तब मुझे लगता सुबीर मनाने आए तो मैं जा सकती हूँ, पर जब सुबीर को ही मेरी ज़रूरत नहीं तो लदकर अनचाहे ही वहाँ टिकना बेकार है। और मैं नहीं गई थी, न ही सुबीर लेने आए थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था। एक ही लम्हे ने जीवन का रुख बदल दिया था। 8 दिन गुजर ही गए। अपनी शादी की पहली दिवाली मैंने सबसे छिपकर रो रो कर कैसे गुजारी, यह मैं ही जानती थी। माँ बाप ने उसके बाद एड़ी चोटी का जोर लगाकर यह मामला सुलझाना चाहा। अकेले में शायद पिताजी सुबीर से मिलने भी गए थे, किंतु यह उत्तर पाकर कि यदि मैं स्वयं आना चाहूँ तो आ सकती हूँ, क्योंकि अपनी इच्छा से ही मैंने वह घर छोड़ा है, वे वापस आ गए थे। उसके बाद बासी से दिन गुजरते चले गए। काफ़ी कोशिशों के बाद मुझे एक रूम फ्लैट भी मिल गया। मैंने उनका नंबर अपने मोबाइल से ब्लॉक कर दिया। एक दिन मैं स्कूल से पढ़ा कर लौट रही थी कि मैंने सुबीर को उसी लड़की के साथ चलते और बातें करते देख लिया। यद्यपि सुबीर की दाढ़ी बड़ी हुई थी, शक्ल से वे काफ़ी उदास और टूटे हुए लग रहे थे। परेशान से वे सविता से न जाने क्या धीमे धीमे बातें कर रहे थे। वे दोनों मुझे नहीं देख पाए थे, किंतु उनको एक साथ फिर बाजार में देखकर मेरा तन मन बुरी तरह जल गया। और उसी दिन मैंने निश्चय कर लिया कि मैं सुबीर से तलाक ले लूँगी। काफ़ी परेशानियों के बावजूद इस जिद को मैंने क्रियान्वित करने के लिए कदम भी उठा डाला। सोचा सुबीर इस झटके को सह नहीं सकेंगे और मुझे लेने आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर कचहरी में तारीखें लगती रहीं। एक बार अतिरिक्त जिला जज ने हम दोनों को एक अलग कमरे में बुलाकर हमें समझाया कि हम तलाक लेने से पहले इसके परिणामों के बारे में अच्छी तरह सोच लें। यदि अब भी कोई गुंजाइश हो तो पिछली बातों को भूलकर फिर से एक साथ जीवन बिताने की कोशिश करें। किंतु मेरा कहना था कि सुबीर को जिस लड़की की ज़रूरत थी वह उसे मिल गई है। अब चूंकि उसे मेरी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं तलाक चाहती हूँ। किंतु आश्चर्य की बात यह है कि सुबीर ने अपनी तरफ से कोई वकील नहीं कर रखा था। अदालत में वे चुपचाप नीची निगाहें करके खड़े रहते और मेरे वकील के कुछ भी कहने के बाद यही कहते, जैसी इनकी इच्छा हो वैसा ही कीजिए। कभी कभी मुझे उन पर तरस आने लगता था। उनके साथ बिताए प्यार के क्षण याद आते, साथ साथ घूमना, प्यार भरा जीवन जीना याद आता। जी में आता तलाक की अर्जी वापस ले लूं, पर फिर मन कहता वह सब सुबीर की नाटकबाजी है। यदि वे मुझे चाहते हैं तो उस लड़की से क्यों मिलते हैं। और हर बार कचहरी से आकर टूटी टूटी सी उदास शामों में घिरी रहती थी। मगर अब दिवाली फिर आ रही थी और मैं न चाहते हुए भी अब से 3 साल पहले की स्याह हो गई दिवाली फिर दोहराने जा रही थी।
शायद जीवन पर्यंत के लिए, क्योंकि उस दिन मुकदमे की आखिरी पेशी थी। उस दिन जज साहब को अपना फैसला सुनाना था। अचानक मैं यादों के बवंडर से निकल आई। 9 बज गए थे। मैं कोर्ट जाने के लिए शीशे के आगे खड़ी होकर कंघी कर ही रही थी कि अचानक बड़े जोर से घंटी बज उठी। सविता अंदर आते ही बोली, माफ़ करना भाभी, सुबीर भैया के बेहद मना करने के बावजूद मैं आज यहाँ आई हूँ, सिर्फ इसलिए कि गलतफहमी इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। मैंने पहले भी कई बार आना चाहा था, पर सुबीर भैया ने ही मुझे नहीं आने दिया और ना आपका पता बताया। कुछ देर रुककर और स्वयं ही सोफे पर बैठते हुए वह फिर बोली, सुबीर मुझे शादी से पहले बहुत प्यार करते थे। यह बात मुझे बाद में मालूम हुई। असल में मैंने उन्हें कभी इस नज़र से देखा ही नहीं था। इनके घर में शुरू से ही थोड़ा बहुत आना जाना था। उम्र में भी वे मुझसे काफ़ी बड़े थे, इसलिए मैं अपने सवाल अक्सर उनसे हल करवाया करती थी और हमेशा उन्हें बड़े भाई की तरह ही समझती थी। किंतु सुबीर के विचारों से मैं बिल्कुल अनभिज्ञ थी। इसलिए जब पिताजी का अचानक तबादला हुआ तो मैं उनसे मिले बिना ही चली गई। बाद में सुना कि सुबीर बहुत निराश हो गए थे। मैं तो इलाहाबाद जाकर अपनी पढ़ाई में लग गई और उनको लगभग भूल ही गई। इत्तेफाक से 4 साल के बाद मेरी नौकरी इसी शहर में लग गई। उस दिन झील पर सुबीर को देखा तो मुझे लगा कि उन्हें कहीं देखा है, पर याद नहीं आ रहा था कि कहाँ देखा है। तभी आपने सुबीर को जोर से हिलाया तो मुझे अपनी गलती महसूस हुई और मैं अपने हॉस्टल में लौट आई। बाद में याद आया कि वे सुबीर ही थे। इसके बाद सुबीर से मेरी मुलाकात 8 दिन बाद हुई। अचानक सुबीर ने ही मुझे बुलाया। मैंने शादी के लिए उनको मुबारकबाद दी तो कुछ देर तो वे चुप रहे। फिर उन्होंने हंसते हंसते मुझे अपनी एक तरफा प्यार की गलतफहमी बताई। मैं उस दिन उनके साथ आपके घर आ रही थी, पर जब आप हमें घूरकर अंदर चली गईं, तो सुबीर बोले कि मैं मीनू को स्वयं बता दूंगा, कहीं वह गुस्से में तुम्हें उल्टा सीधा न कह दे। इसीलिए मैं उस दिन आपके घर भी नहीं आई। उसके बाद हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। अचानक 1.5 साल बाद एक दिन वे बाजार में मिले तो उन्होंने बताया कि आप उन्हें छोड़कर चली गई हैं। मैं उस दिन भी उनसे यही जिद करती रही कि वे इस गलतफहमी को स्वयं आपसे मिलकर ख़त्म कर दें, नहीं तो मुझे आपका पता दे दें, मैं जाकर खुद कह दूंगी। किंतु सुबीर बोले कि मैं अपनी तरफ से मीनू को सब बात बता चुका हूँ, पर उसे यकीन नहीं आया है। फिर वह मुझसे कुछ कहकर या पूछकर भी नहीं गई, तो उसे अपने आप ही आना चाहिए। और इस तरह आप दोनों के स्वाभिमान की वजह से बात टलती रही, बढ़ती रही। अभी पिछले साल ही मुझे पता चला कि आपने कोर्ट में तलाक की अर्जी दे दी है। मुझे यह सुनकर बड़ी तकलीफ हुई भाभी। गलतफहमी इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है, इस बात का अंदाज़ा मुझे उसी दिन हुआ। आपको एक बात कह दूं कि सुबीर बेहद सीधे, भावुक, अंतर्मुखी और स्वाभिमानी हैं। काफ़ी बार कहने पर भी उन्होंने मुझे आपका पता नहीं दिया। मैं तो जिनसे प्यार करती हूँ उनसे मेरा विवाह हो रहा है। कल शाम को जब मैं अपनी शादी का निमंत्रण पत्र उन्हें देने गई तो सुबीर की माताजी ने रोते रोते मुझे बताया कि कल सुबीर के मुकदमे की आखिरी पेशी है, पर मुझे नहीं लगता कि वह कभी दोबारा शादी भी करेगा। मीनू ने जरा सी बात का बतंगड़ बनाकर अपना घर बर्बाद कर लिया है और सुबीर है कि समझने को तैयार ही नहीं है। मुझे और अपने पिता को भी मीनू के पास नहीं जाने दिया और बात यहाँ तक आ पहुँची। माँ ने ही मुझे आपका पता दिया और सुबह उठते ही मैं आपके पास आ गई। अभी भी वक्त है भाभी। आखिरी पेशी में भी आप अपनी गलती स्वीकार करके अपनी अर्जी वापस ले लेंगी तो बात बन जाएगी। अब जल्दी कीजिए, देर न कीजिए। कहिए तो मैं भी आपके साथ चलूं। कृपया अपनी और सुबीर की ज़िंदगी बिखरने से बचा लीजिए। सविता और कुछ कहती उससे पहले ही मैंने उमड़ते आंसुओं को रोककर उसे गले से लगा लिया था और बोली, नहीं, मैं अकेली ही सब संभाल लूँगी। और सविता से उसकी शादी का निमंत्रण पत्र लेकर और कांपते बदन से उसे प्यार करके जब उसे विदा किया तो मुझे लगा कि एक घोंसला टूटते टूटते रह गया। मैं हार्दिक क्षमा याचना का शब्द जाल बुनते, अपने सुनहरे दिनों के ख्वाब सजोती, अपनी उदास दिवाली को खुशगवार और रोशन करने का ताना बुनती हुई आखिरी पेशी का सुखद अंत करने के लिए कचहरी की ओर चल दी।
तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।